हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 29वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रजत हैरानी से आयांश की तरफ देख रहा था। कभी कभी तो उसे आयांश भी ड्रामेबाज ही लगता था। उसकी गोद में इस तरह रोता जैसे ना जाने उसकी गोद में कितने ही कांटे लगे हुए हैं, और शीतल के पास जाकर ऐसे चुप हो जाता जैसे शीतल की गोद में उसे फूल मिल रहे हो। रजत शीतल की तरफ देखते हुए बोला, आयांश मुझे दो, चुप हो गया है वो, अब तुम फ्री हो जाओ, जाकर अपने बॉयफ्रेंड से बात करो। शीतल गुस्से से तिल मिलाते हुए बोली, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर भोसले, मैं कुछ भी सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलते हिल जाएंगे। मेरी बर्दाश्त करने की एक हद है। रजत गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, ओ रियली? मैं कुछ कहूँ भी ना और तुम करने से पीछे भी ना हटो। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आयांश को वहाँ पर रोता हुआ छोड़कर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो अब क्या हुआ, अब मेरे सामने ड्रामा क्यों कर रही हो? साफ साफ कहो ना कि हाँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी। तुम्हारे चेहरे की स्माइल बता रही है कि तुम दोनों के बीच बातें भी किस तरह की हो रही होगी। उसकी बात सुनकर अब शीतल की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो रजत के शक को दूर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अब उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने दिल और दिमाग दोनों को बहुत अच्छी तरह से समझा लिया था। लेकिन फिर वह गहरी सांस लेकर बोली, आपको पता है मिस्टर भोसले, मैं आपको कुछ भी सफाई नहीं देना चाहती थी या फिर कुछ भी समझाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने ये बात क्लियर नहीं की ना तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी रातों की नींद ज़रूर गायब हो जाएगी। इसीलिए ये बोलते हुए उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ फ़ोन अनलॉक किया और लास्ट नंबर डायल किया जिस पर वो अभी बातें कर रही थी। उसने दोबारा कॉल किया। सामने से श्रेया ने कॉल उठाया। बोली, क्या हुआ शीतल, तूने ऐसे अचानक से कॉल क्यों काट दिया? मुझे लगा तू शायद बिजी है, इसीलिए मैंने दोबारा कॉल नहीं किया। तू ठीक तो है ना? स्वीटी और आयाश वो दोनों ठीक तो है ना? श्रेया की आवाज़ सुन शीतल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वही रजत का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस हो गया था। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो अपनी हरकत और अपनी बातों पर शर्मिंदा तो हो रहा होगा। उसके एक्सप्रेशन देखकर शीतल की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। श्रेया फ़ोन पर दोबारा बोली, तू चुप क्यों है शीतल, कुछ तो बोलना, कहीं तेरा बागड़ बिल्ला तो नहीं आ गया ना? जैसे ही शीतल ने श्रेया की बात सुनी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो रजत की तरफ देखने लगी। अब उसके चेहरे पर डर झलकने लग रहा था। वही रजत भी तिरछी नज़रों से उसे ही देख रहा था। श्रेया एक बार फिर से बोली, यार तू अपने उस बागड़ बिल्ले को ठिकाने क्यों नहीं लगा देती? ऐसे कर उसे एक रूम में बंद कर दे और दरवाज़ा खोल ही मत, तब जाकर तेरे उस बागड़ बिल्ले को अक्ल आएगी कि ऐसे ही लोगों पर अटैक नहीं करते। जब देखो तब तू जैसी मासूम को परेशान करता या फिर ऐसा कर उस बागड़ बिल्ले को मेरे पास भेज दे। मैं उसे बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगी। उसे भी तो पता चलेगा कि किस शेरनी से उसने पंगा ले लिया है। श्रेया की बातें सुन रजत के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। वहीं शीतल का चेहरा तो अब मुंह बिजक रहा था। उसने फ़ोन वापस पीछे की तरफ करना चाहा, लेकिन रजत ने उसकी कलाई पर अपना हाथ रखा और फ़ोन की तरफ देखने लगा। श्रेया अब मुस्कुराते हुए बोली, वैसे यार तुझे एक बात बताऊं, जब मैंने तेरी बाकड़ बिल्ले को पहली बार देखा था ना, तो मेरे भी दिल में कुछ कुछ हुआ। सच में मानना पड़ेगा, तेरा बाकड़ बिल्ला है तो बहुत हैंडसम। तभी तो तू उस पर फिसल गई, वरना आज तक कितने ही लड़कों ने तुझे मेरे सामने प्रपोज किया, लेकिन तूने कभी किसी को भाव तक नहीं दिया। जब मैं तेरे मिस्टर ग्रीन आइज के बारे में बात करती थी तो तेरा चेहरा कितना शर्म से लाल होने लगता था। शीतल श्रेया की बातें सुनते हुए सोच रही थी कि बस किसी तरह धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। श्रेया ने उसे किसी लायक नहीं छोड़ा था। रजत हल्का सा फ़ोन पर झुका और बोला, तुम्हें ये बाकड़ बिल्ला
सच में हैंडसम लगा? श्रेया हैरान होते हुए बोली, हाँ तेरा बागड़ बिल्ला हैंडसम तो बहुत है, लेकिन तेरी आवाज़ तेरे बागड़ बिल्ले जैसी कैसे हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अभी अभी उसके साथ किस करके आई है? और दोनों के मुंह का टेस्ट ही नहीं, दोनों की आवाज़ भी एक जैसी हो गई। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही शीतल बोली, बस 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 कर श्रेया, जितना बोलना था अब तूने बोल लिया, अब सिर्फ सुनने की बारी है। लेकिन तुझे कुछ नहीं सुनना पड़ेगा, जो कुछ भी सुनना पड़ेगा वो तो सिर्फ मुझे ही सुनना पड़ेगा ना। श्रेया हैरानी से बोली, क्यों, क्या हुआ? ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने, और तू इतना डर क्यों रही है? अभी वो बोल ही रही थी कि उसकी आंखें खुद ब खुद बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, कहीं ऐसा तो नहीं तेरा बागड़ बिल्ला तेरे पास ही है, उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली ना? रजत एकदम सरदर रहने में बोला, मेरा नाम रजत भोसले है, मिस्टर रजत भोसले, और आइंदा मुझे कोई और नाम लेने से पहले अपनी औकात के हिसाब से नहीं, मेरी औकात के हिसाब से सोचना, इडियट। ये बोलकर रजत ने फ़ोन डिस्कनेक्ट करना चाहा, लेकिन सामने से श्रेया ने ही फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। और फ़ोन डिस्कनेक्ट ही नहीं, उसने तो अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया था। डर के मारे वो सिर ब्लैंकेट में डुबाकर सो गई थी। वहीं दूसरी तरफ शीतल डरते हुए रजत की तरफ देख रही थी। रजत उसकी कलाई को पकड़े हुए ही शीतल के करीब हुआ और बोला, तो मुझे ऐसे ऐसे नाम दिए जा रहे हैं? शीतल तुरंत बोली, मैंने नहीं दिया, अब लोग आपको कोई नाम दे रहे हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रजत दांत पीसते हुए उसके करीब हुआ और बोला, ओह रियली, अगर मैं तुम्हें ऐसा नाम दूँ तो? शीतल मुस्कुराई और बोली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मुझे जो कहना है वो कह दीजिए। आप नाम की बात करते हो, आपने तो न जाने और क्या क्या किया हुआ है मेरे साथ। अब आप बेशक से कुछ भी कर लीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मिस्टर भोसले, लेकिन अब मुझे आपकी किसी भी बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलकर शीतल ने आयांश को अपनी गोद में लिया और वहाँ से चली गई। आयांश उसकी गोद में ही सो चुका था। वो रो रो कर बुरी तरह से थक गया था। रजत गुस्से से उसे जाते हुए देख रहा था। वो मन ही मन में बोला, तो अब तुम ये सोच रही हो कि तुम मुझे इग्नोर करोगी? ओह रियली सिली गर्ल, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे इग्नोर कर सकती हो? बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरी क्या जगह है, और तुम चाहकर भी मुझे इग्नोर नहीं कर सकती, ना ही तुम, ना ही तुम्हारा दिल, और ना ही तुम्हारा जिस्म। ये बोलते हुए रजत के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो सोच रहा था कि अब उसे क्या करना है, और फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे की वो डेविल स्माइल और भी गहरी हो चुकी थी। शीतल आयांश को लेकर अंदर आई और फिर उसे कामाक्षी जी के रूम में लेकर चली गई। हर्षवर्धन जी घर पर नहीं थे, इसीलिए कामाक्षी जी ने उसे कहा था कि वो दोनों बच्चों को अपने साथ ही सुलाएगी। आयांश को बेड पर सुलाने के बाद शीतल स्वीटी के पास आई और उसे डिनर करवाने लगी। रजत वहाँ पर हॉल में नहीं था। प्रिया वहाँ पर आई और शीतल की तरफ देखते हुए बोली, आप कहे तो स्वीटी को मैं डिनर करवा दूँ? शीतल कुछ बोलती उससे पहले ही स्वीटी बोली, बिल्कुल भी नहीं नैनी, मैं सिर्फ अपनी एंजल के साथ खाऊंगी, मुझे तुम्हारे हाथों से खाना नहीं खाना। प्रिया के चेहरे पर चिढ़ भरे एक्सप्रेशन आ गए। शीतल मुस्कुराई और बोली, ऐसा कीजिए, आप डिनर कर लीजिए और जाकर सो जाइए। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर रजत आया। इस वक्त रजत ने वाइट कलर का शर्ट और वाइट कलर का पजामा पहना हुआ था। वो उस वाइट शर्ट में उसके ऐप साफ साफ दिखाई दे रहे थे। शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले थे, जिस वजह से उसका वो चौड़ा सीना शर्ट से झांक रहा था। शीतल ने कुछ पल उसे देखा और फिर तुरंत अपनी नज़रें उस पर से फेर ली और स्वीटी को खाना खिलाने लगी। रजत प्रिया के पास आकर बोला, तुम बोर हो रही हो क्या? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को मेहनत करना कितना पसंद होता है। आज सुबह से तुमने कोई काम नहीं किया, इसीलिए अब तुम बोर हो रही होगी, लेकिन तुम्हारे पास एक काम है, तुम चाहो तो मुझे खाना खिला सकती हो। रजत की बात सुनकर प्रिया का चेहरा खिल गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिन मांगे ही कोई मुराद मिल गई हो। वो तुरंत बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बैठिए ना यहाँ पर। ये बोलते हुए उसने चेयर को हल्का सा पीछे की तरफ खींचा और रजत को चेयर पर बैठने का इशारा किया। रजत मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठ गया।
शीतल को रजत की हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे दिखाने के लिए रजत स्वीटी के सामने भी ये सब हरकतें किए जा रहा था, जो शीतल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शीतल स्वीटी की तरफ देखते हुए बोली, आपका डिनर फिनिश हो गया ना बेटा? स्वीटी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, यस एंजल, आज मैंने बहुत अच्छे से खाया। अब मुझे नींद आ रही है। क्या मैं दादी के पास जाऊँ सोने? एंजल मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमकर बोली, हाँ आप जाइए और दादी को बोलिएगा कि आपको ब्रश करवा देगी और फिर आपको सुला देगी। स्वीटी तुरंत वहाँ से चली गई। प्रिया जल्दी से रजत के सामने प्लेट सर्व करने लगी। उसने प्लेट में थोड़े से राइस रखे, फिर दाल, सब्जी और बाकी सभी चीज़ें। शीतल को ये सब देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगी। लेकिन तब तक अचानक उसके कदम रुक गए। प्रिया रजत की तरफ देखते हुए बोली, अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने हाथों से भी खाना खिला सकती हूँ। रजत मुस्कुराया और बोला, नेकी और पूछ-पूछ, इससे बढ़िया और क्या ही होगा। आज तो मैं तुम्हारे हाथों से ही खाना खाऊंगा। शीतल ने कह तो दिया था कि उसे ना रजत की बातों से फ़र्क पड़ता है और ना ही उसके हर कदम से, लेकिन प्रिया की बात सुनकर उसे एक अजीब सी फीलिंग होने लगी। उसने हल्का सा अपना चेहरा घुमाकर देखा तो प्रिया अपने हाथों में बाइट बनाकर रजत की होठों की तरफ बढ़ा रहे थे और रजत ने एक नज़र शीतल को देखा और फिर प्रिया की कलाई को पकड़कर उस निवाले को खा लिया। थोड़ी सी दाल उसके होठों से होते हुए नीचे उसके सीने पर जा गिरी और शर्ट खुली होने की वजह से वो अंदर की तरफ लग गई थी। प्रिया तुरंत बोली, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, बट डोंट वरी, मैं ये अभी साफ कर देती हूँ। ये बोलकर उसने नैपकिन उठाया और रजत के सीने की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। रजत के चेहरे पर डेविड स्माइल थी। वो शीतल को रुके हुए देखकर और भी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। उसे पता था कि इस समय शीतल को जलन जरूर महसूस हो रही होगी। वो चाहे जितना मर्जी कह ले कि उसे रजत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर शीतल को सबसे ज़्यादा किसी से फ़र्क पड़ता है तो वो रजत से ही पड़ता है। अचानक ही रजत अपनी जगह से पीछे की तरफ हट गया, क्योंकि शीतल ज़ोर से चिल्लाते हुए उसके ऊपर गिरने वाली थी। लेकिन शीतल ने टेबल पर अपना हाथ रखते ही खुद को संभाल लिया और गलती से वहाँ पर रखा हुआ रायता का बाउल सीधा रजत के ऊपर छपाक हो गया और साथ ही साथ प्रिया पर भी। रजत गुस्से से शीतल की तरफ देखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे शीतल ने ये सब कुछ जानबूझकर किया हो। प्रिया को उसके करीब आते देख शीतल कुछ भी कर सकती थी। वही शीतल मायूस सा चेहरा बनाकर बोली, सॉरी सॉरी मिस्टर बिरौटा जी, आई मीन बाकरविला, ओ सॉरी मिस्टर ग्रीन आइज, क्या सॉरी सॉरी क्या क्या नाम से बुलाऊं आपको, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो मिस्टर भोसले ही बोल देती हूँ। वो क्या है ना, मेरा पैर ना हाँ हल्का सा स्लिप हो गया, इसीलिए मैं गिर गई। पर ये क्या, आपके तो पूरे कपड़े गंदे हो गए। रजत का गुस्सा अब और भी ज़्यादा बढ़ गया। पहले तो उसे सिर्फ शक था, लेकिन अब तो उसे यकीन हो गया कि ये सब कुछ शीतल ने जानबूझकर किया है। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? शीतल हैरानी से बोली, मैंने कुछ नहीं किया मिस्टर बिरौटा जी, आई मीन मिस्टर, मुझसे गलती से हो गया। वैसे भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत ही क्या है, ये आपकी नैनी आई मीन मिस्टर आई मीन डिनर पार्टनर है ना, आपको अच्छे से क्लीन कर देगी, है ना प्रिया? तुम कर दो ना मिस्टर भोसले को क्लीन। ये बोलते हैं शीतल के चेहरे पर जो लंबी सी स्माइल थी वो रजत को बुरी तरह से चिढ़ा रही थी। वहीं प्रिया को शीतल पर गुस्सा आ रहा था। शीतल जिस तरह से उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, उसका मन कर रहा था कि जो रायता अभी शीतल ने उन दोनों के ऊपर गिराया है वो उससे शीतल पर गिरा दे। शीतल मुस्कुराते हुए बोली, चलो ठीक है, अब आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से क्लीन कर दीजिएगा, तो जाकर अपने अपने कमरे में सो जाइएगा। और अगर क्लीन करते करते थक गए तो
यहाँ पर भी सो सकते हैं, और अगर अच्छे से क्लीन ना हो तो एक दूसरे के रूम में। वो बोलते बोलते ही चुप हो गई। वो इतना इसीलिए बोल रही थी ताकि रजत को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि वो कुछ भी कर ले उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहीं रजत की मुट्ठियाँ गुस्से से कसी हुई थी। शीतल मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई, और उसके जाने के बाद प्रिया ने और नैपकिन उठाकर बोली, आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं ये अभी साफ़ कर देती हूँ, आप परेशान मत होइए। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से रजत को क्लीन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी, लेकिन इस बार रजत अपनी जगह से उठा और गुस्से से कांपता हुआ वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद प्रिया ने मुंह बनाया और बोली, कितनी मुश्किल से मिस्टर भोसले के करीब आने का मौका मिला था, लेकिन उस शीतल ने पूरा मजाक किरकिरा कर दिया। अब पता नहीं ऐसा मौका दोबारा कब मिलेगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों बातें तो करते हैं एक दूसरे को खा जाने वाली, लेकिन अंदर ही अंदर इन दोनों के बीच में बहुत कुछ चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों के अंदर दिलों में दवा वाला प्यार है और किसी दिन वो प्यार बाहर निकल जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये शीतल इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर चली जाए और मैं परमानेंट यहाँ पर रह जाऊँ, वो भी नैनी बनकर नहीं, मिसेस भोसले बनकर। ये कहते हुए साफ साफ पता चल रहा था कि प्रिया कितने ही ख्वाब देख रही है। वहीं दूसरी तरफ शीतल डाइनिंग टेबल पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद अपने रूम में न जाकर कामाक्षी जी के रूम में गई। जिससे ही उसने दरवाज़ा खोला उसकी नज़र बेड पर गई, जहाँ कामाक्षी जी दोनों बच्चों को लेकर आराम से सो रही थी। वो उन्हें यूँ सोते देखकर मुस्कुराई और फिर दरवाज़ा बंद कर अपने कमरे में आ गए, जो आज ही कामाक्षी जी ने उसे दिया था। वो अब से उसी कमरे में रहने वाली थी। वो कमरे में आकर इधर उधर टहलने लगी। वो खुद से ही बातें करते हुए बोली, आपको क्या लगता है मिस्टर ग्रीन आइस कि आप कुछ भी करेंगे और मैं देखती रहूँगी? इतनी भी मासूम नहीं हूँ मैं। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप मुझे जलाने के लिए ये सब कर रहे थे ना, लेकिन अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि आपकी इन सब हरकतों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ एकदम धीमी हो गई। वो कुछ सोचते हुए बोली, पर जब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता तो मैंने ये सब क्यों किया? क्यों मैंने जानबूझकर वो रायता वाला बाउल नीचे गिराया? क्यों? ये बोलते हुए वो खुद से ही सवाल कर रही थी। अचानक उसने अपना सिर झटका और बोली, मुझे अब इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। बस मैंने कह दिया ना, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे जो सवाल तुम खुद से पूछ रही हो उन सवालों का जवाब तो मुझे भी तुमसे चाहिए सिली गर्ल। रजत की आवाज़ सुनकर शीतल ने तुरंत दरवाजे की तरफ घूमकर देखा तो दरवाजे पर रजत खड़ा था, जो कि अब उसी की तरफ आ रहा था। इस वक्त रजत ने उन कपड़ों नहीं पहने हुए थे, बल्कि अब वो सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था। रजत धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। शीतल उसे अपने कमरे में आता देख थोड़ा बेचैनी सा महसूस कर रही थी, लेकिन उसने अपना चेहरे से जाहिर होने नहीं दिया कि आखिर उसे फील क्या हो रहा है। रजत उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसे छूने के लिए अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया। शीतल ने तुरंत अपना चेहरा पीछे कर लिया, लेकिन रजत ने अपना हाथ नहीं रोका। उसने शीतल के माथे पर आई हुई लटों को अपनी उंगलियों से छूकर पीछे की तरफ किया और बोला, बताओ ना कि तुम्हें प्रिया को मेरे करीब आते देख इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा था? शीतल ने अपना चेहरा घुमाया और बोली, मुझे इस वक्त आपसे कोई बात नहीं करनी मिस्टर ग्रीन आइस, जाइए आप मेरे कमरे से। रजत एटीट्यूड से बोला, मेरे ही घर में रहकर मुझे ही इस कमरे से बाहर जाने के लिए बोल रही हो? लगता है औकात से बाहर जाना तुम्हारा हमेशा का काम है। शीतल व्यंग से मुस्कुराई और बोली, नहीं, औकात की बात बाद में करेंगे मिस्टर भोले, पहले आप बताइए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इतनी रात को एक नैनी के कमरे में? रजत की बात सुनकर हंसा और बोला, सिर्फ नैनी नहीं हो तुम भूल रही हो कि तुम मेरी मिस्ट्रेस भी हो। उसके मुंह से मिस्ट्रेस शब्द सुनकर शीतल के चेहरे का रंग थोड़ा फीका पड़ गया। रजत के साथ गिला शिकवा और शरारत, बहसबाजी और नाराज़गी तो उसकी हमेशा से चलती आई थी, लेकिन ये मिस्ट्रेस शब्द उसे पहले भी और अब भी नहीं पसंद था। पहले तो सिर्फ तकलीफ़ होती थी, अब तो दिल जलता था।
रजत ने अपना हाथ बस उसकी कमर की तरफ बढ़ाया तो शीतल थोड़ा पीछे की तरफ हट गई। शीतल आगे आया और उसकी कमर पर अच्छे से अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते बोला, मिस्ट्रेस का काम दूर जाना नहीं होता, उसका काम पास आकर सेटिस्फाइड करना होता है। शीतल उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्यों कर रहे हैं आप ये सब मिस्टर भोसले? आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि आप मुझे नीचा दिखाकर आपको भी तकलीफ़ होती है? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं आपको, आपके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, तुमसे किसने कहा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग है? बिल्कुल भी नहीं। और रही बात तुम्हारे करीब आने की, तो तुम्हारे करीब आना मेरी मर्जी है और मेरी मर्जी पूरा करने का या ना करने का तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम तो कह रही थी कि आज से तुम्हारा जिस्म सिर्फ मेरा, अब मैं चाहूँ तो इस पर हक जता सकता हूँ। तो अब क्या हुआ? मेरे करीब आने से तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है? शीतल ने एक गहरी लंबी सांस ली। रजत उसके होठों पर अपना अंगूठा लेकर आया, उसके होठों पर चलाते हुए बोला, बताओ ना सिली गर्ल, क्या जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता? शीतल ने एक्सप्रेशन लेस होकर कहा, बिल्कुल भी नहीं। आपसे पहले भी मैंने कहा था कि अब सिर्फ मेरे जिस्म पर आपका हक है। अगर मैं आपकी मिस्ट्रेस हूँ तो मिस्ट्रेस ही सही, और मिस्ट्रेस को दिल और जज्बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब चाहे तब मुझे अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। उसकी ये जिद देखकर रजत के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने अब शीतल की कमर पर हाथ रखा हुआ अपना हाथ और भी ज़्यादा कसकर दबाया और फिर उसे हल्का सा हवा में लिफ्ट करते हुए बेड की तरफ ले आया। शीतल का दिल जोरों से धक धक करने लगा। फ़र्क पड़ना ना पड़ना ये सब तो बाद की बात थी, पहले तो रजत को रेसिस्ट करना ही उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसने दरवाजे की तरफ देखा, उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई आ न जाए। रजत ने उसके एक्सप्रेशन देखकर साइड टेबल पर रखा हुआ बटन दबाया तो दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो गया। शीतल उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपके साथ मर्जी से नहीं हूँ रजत। उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी मर्जी चाहिए भी नहीं। शीतल की आंखों में नमी तैर सी गई। वो रजत की तरफ देखते हुए बोली, आज आप सच में प्रूव करेंगे कि मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मिस्ट्रेस हूँ? रजत हल्का सा मुस्कुराया और बोला, प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी मिस्ट्रेस ही हो। आज मुझे प्रूफ तो ये करना है कि तुम्हारी बातें भी तुम्हारी तरह झूठी है। तुम्हें मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम्हारी बॉडी का हर एक इंच मुझसे इफ़ेक्ट होता है। तुम्हारा ये दिल मुझसे इफ़ेक्ट होता है, तुम्हारा ये दिमाग मुझे इफ़ेक्ट करता है। बोलते हुए दिल का जिक्र करते वक्त रजत ने शीतल के सीने पर अपना हाथ रखा और दिमाग के जिक्र करते वक्त उसके सिर पर। शीतल उसकी बातों पर तो ध्यान नहीं दे रही थी, वो सिर्फ उसकी आंखों में देख रही थी जिनमें एक अलग सी मदहोशी नज़र आ रही थी। वो थोड़ा खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, मुझे सच में आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता नहीं मिस्टर भोसले। रजत ने कुछ नहीं कहा, बस चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल लिए वो उसे देखता रहा और वो स्माइल थोड़ी सी सेडेक्टिव होने लगी। रजत उसकी गर्दन पर झुका और अपनी गर्दन उसके होठ पर रख दिए तो अचानक ही शीतल का दिल जोरों से धड़क उठा और उसका सीना भी थोड़ा ऊपर उठ गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। रजत उसकी गर्दन पर हल्का हल्का अपने होठ रखता और फिर वापस ऊपर की तरफ उठा लेता। वो शीतल के चेहरे की तरफ बड़ी ही मदहोशी भरी नज़रों से देखता और फिर कभी नज़रें उसकी गर्दन पर, तो कभी सीने पर, कभी कंधे पर, तो कभी उसके होठों पर की तरफ ले जाता। शीतल उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। रजत ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, नज़रें क्यों चुरा रही हो सिली गर्ल? अगर मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता तो मेरी तरफ देखो और प्रूफ करो। शीतल एक्सप्रेसलेस होकर बोली, मुझे आपको कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। रजत हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लेकिन मैं तो प्रूफ करूँगा और बेहद शिद्दत से करूँगा। ये बोलते हुए उसने
अपना हाथ शीतल के पेट पर रखा, लेकिन वो हाथ अब सिर्फ पेट पर नहीं बल्कि उसके कपड़ों के अंदर से उसके सीने की ओर जा रहा था। शीतल की सांसें थोड़ी तेज होने लगी। शीतल को भी उसकी बढ़ती हुई सांसों का पता तो बाद में चला होगा, लेकिन रजत को पहले ही उसकी बढ़ी हुई सांसों का पता लग गया। वो अपना हाथ उसकी अपर बॉडी पर ले गया और अपना हाथ उसे पूरी तरह से एक्सप्लोर करने लगा और अपना हाथ उसकी बॉडी से प्रेस करने लगा तो शीतल को अपनी बॉडी में एक करंट सा दौड़ता हुआ महसूस हुआ। उसका पैर अचानक ही ऊपर की तरफ उठ गया, लेकिन रजत ने तुरंत उसके पैर पर अपना पैर रखकर उसे अपने पैरों के नीचे दबा लिया। शीतल की बॉडी रजत के छूते ही बर्फ की तरह पिघलने लगी थी। शीतल रजत के बेड के नीचे लेटी हुई थी और इस वक्त उसकी हालत बहुत बुरी हो रखी थी। रजत जिस तरह से उसे टच कर रहा था उसके तो रोंगटे ही खड़े होने लग गए थे। रजत उसके ऊपर झुका हुआ था और उसका हाथ शीतल के कपड़ों के अंदर उसके जिस्म के साथ खेल रहा था। शीतल की गहरी गहरी सांसें बता रही थी कि वो खुद को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन रोक नहीं पा रही थी। वो रजत को पूरी तरह से फील कर रही थी। रजत मदहोशी भरी नज़रों से उसे देखते हुए उसकी गर्दन पर झुका और उसकी गर्दन को चूमने लगा। शीतल ने एक गहरी लंबी सांस ली तो उसका सीना एक बार से ऊपर की तरफ उठा और ये देखकर अब रजत खुद को कैसे ही रोक सकता था। वो अपना हाथ शीतल की पीठ पर लेकर गया और उसके कपड़ों को खोलने लगा। शीतल के चेहरे पर उसकी बेचैनी साफ साफ नजर आने लगी। उसका पूरा चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। वो ना ही रजत को रोक सकती थी। अगर रोकती तो ये कन्फर्म हो जाता कि हाँ, उसे रजत के छूने से फर्क पड़ रहा है। वो खुद पर कंट्रोल कर रही थी और अगर नहीं रुकती तो रजत न जाने आगे क्या कुछ ही करता। लेकिन वो समझ चुकी थी कि अब रजत उसका टेस्ट ले रहा है और वो उसे हराने के लिए अब किसी भी हद तक जाएगा। शीतल ने अब उसे बिल्कुल नहीं रोका और कुछ पलों में उसके ऊपरी के कपड़े नीचे ज़मीन पर बिखरे हुए थे और रजत के होंठ उसके सीने पर चल रहे थे। शीतल की मधुश्री भरी हल्की हल्की आवाज़ उस कमरे में गूंज रही थी। रजत का हाथ उसकी कमर पर चल रहा था और अब रजत उसके होठों की तरफ देखते हुए उसके होठों पर झुका और उसे वाइल्डली किस करने लगा। शीतल के तन बदन में एक करंट सा दौड़ गया। वो खुद के होठों को काबू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस तरह से रजत उसके होठ पर चल रहे थे वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने हल्का सा रिस्पॉन्स दे दिया। रजत के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, पर अगले ही पल वो गायब भी हो गई, क्योंकि शीतल ने अब अपने होठों को रोक लिया था। उसने जो गलती हुई उसने तुरंत उस गलती को वहीं पर कंट्रोल कर लिया, पर रजत के लिए इतना ही काफ़ी था। अब वो वाइल्ड होकर नहीं बल्कि बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट शीतल को सिर्फ किस कर रहा था। कभी वो उसके होठों को चूमता, तो कभी गर्दन को, कभी कंधों पर, तो कभी उसके सीने पर, होते हुए उसके पेट पर आ जाता। शीतल के सीने का उतार चढ़ाव ही रजत के होठों का कहर साफ बता रहा था। रजत उसके सीने को देखते हुए बोला, तुम तो बोल रही हो कि तुम्हें मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही बोल रही है। सिली गर्ल ये तो खुद ही बोल रही है कि हाँ, इस बॉडी पर पूरी तरह से मेरा हक है। शीतल उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, जिस्म तो जिस्म है मिस्टर भोसले, अगर इतना ही गुरूर है खुद पर तो इस जिस्म से नहीं, मेरे होठों से अपना नाम बुलवा कर दिखाइए। ये जिस्म तो आपको रिस्पॉन्स करेगा ही, लेकिन अगर आपको खुद पर यकीन है तो मुझे मेरे दिल को झुकाकर दिखाइए अपने आगे। उसकी बात सुनकर रजत के चेहरे पर एक बार फिर से डेविल स्माइल आ गई। शीतल की तड़प उसकी बॉडी से ही पता चल रही थी, लेकिन अभी भी शीतल मानने को तैयार नहीं थी कि उसे रजत चाहिए। रजत डेविल स्माइल के साथ उसके होठों पर झुका और उसने उसके होठों को अंगूठी से छलाते हुए बोला, फिर से मुझे चैलेंज कर रही हो? जानती हो ना, जब पहले भी हमारे बीच सब कुछ होता था
कैसे तुम खुद मेरे लिए पागल हो जाया करती थी। शीतल गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, पहले ये वहम था दिल में कि आपको भी कभी प्यार होगा मुझसे, लेकिन अब उस प्यार की हर उम्मीद को मैंने खुद अपने सीने में दफना दिया। अब ना ही कोई उम्मीद है और ना ही प्यार। अभी वो बोल ही रही थी कि एकदम से वो चुप उठी। रजत की उंगलियां उसे इस वक्त जहाँ पर महसूस हो रही थी वहाँ पर वो सब महसूस करते हुए शीतल के होठ सूखने लगे थे। रजत उसके होठों की तरफ देखकर स्माइल के साथ बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बॉडी मेरे लिए इस कदर बेताब है। होठों से झूठ बोल रही हो, लेकिन ये जिस्म तो कुछ और ही बता रहा है। शीतल कुछ भी नहीं बोल पाई। रजत उसकी कमर पर झुका और अब अपने होठों से उसे पागल करने लगा। शीतल के पैर पूरी तरह से मचल रहे थे और अब रजत ने उसके पैर से अपना पैर हटा दिया था। वो भी शीतल की बेताबी देखना चाहता था। शीतल के हाथ खुद ब खुद रजत के सीने पर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो हाथ उसके सिर तक पहुँचते शीतल तुरंत उन्हें बेडशीट में दबा देती। उसकी आंखों में मदहोशी बढ़ती ही जा रही थी और उसके रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। वो बुरी तरह से कांप रही थी। जब वो खुद को नहीं रोक पाई तो रजत की तरफ देखते हुए बोली, अगर आज मैं आपसे हारी ना तो मिस्टर भोसले, तो आपकी मिस्ट्रेस सबसे हारेगी, और अगर आपने मुझे हासिल कर भी लिया तो क्या शीतल, फिर अपनी सिली गर्ल को नहीं अपनी मिस्ट्रेस को हासिल करोगे। आप दिल पर नहीं सिर्फ मेरे जिस्म पर अपना राइट क्लेम करोगे। उसकी बात सुनकर रजत, जो अब उसकी कमर से थोड़ा ऊपर उठा था और पूरी तरह से उस पर राइट क्लेम करने ही वाला था कि अचानक से रुक गया। शीतल की बातों ने उसे पिंच कर दिया था। रजत उससे कुछ कहता उससे पहले ही शीतल व्यंग से मुस्कुराई और बोली, वैसे भी आपको कौन सा फर्क पड़ता है मिस्टर भोसले। आपके लिए तो मैं सिर्फ एक मिस्ट्रेस हूँ ना, तो फिर मेरा हारना ना हारना तो कोई मैटर नहीं करता। हार चाहिए ना आपको मेरी, तो मान ली मैंने हार। हाँ, मेरी बॉडी को आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है। जिसमें बेशक से ले लीजिए, लेकिन दिल का सुकून आप नहीं है। रजत उससे दूर हटा और सरकास्टिक वे में मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुम्हारे दिल का सुकून बनना भी नहीं है, और जब तुम मेरे दिल को तकलीफ़ देने लगी हो तो तुम्हें सुकून तो मैं भी नहीं दे सकता। मिस्ट्रेस ही हो तुम मेरी, लेकिन फ़िलहाल अब मेरा मूड चेंज हो गया है। ये बोलकर रजत उसके ऊपर से हट गया और बेड से नीचे उतर गया। शीतल बस उसकी तरफ देखती रह गई। रजत ने अपने कपड़े को ठीक किया और रूम से बाहर की ओर चला गया। शीतल की आंखों में नमी तैर गई। वो रोते हुए बोली, काश आपने ये कहा होता मिस्टर भोसले कि मैं आपके दिल का सुकून हूँ और आपको सुकून ही चाहिए। काश आपने ये कहा होता कि मैं आपकी मिस्ट्रेस नहीं आपका प्यार हूँ, तो सिर्फ मैं अपने जिस्म तक आपको हक नहीं देती, बल्कि आप पर भी पूरी तरह से अपना हक जता देती। लेकिन हक तो अब कुछ रहा ही नहीं। शायद अब तो शायद ज़रूरत ही रह गई है, और वो किसी से भी पूरी हो जाए। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू और ज़्यादा तेज हो गए। उसने बेड से उतरकर पहले अपने कपड़े पहने और फिर रूम से बाहर निकलकर रजत के रूम की तरफ चली आई तो देखा वो बेड पर लेटा हुआ करवटें बदल रहा था। शीतल रूम में आई नहीं थी, बस हल्का दरवाज़ा खोलकर अंदर की ओर झाँक कर देखा। उसे यूँ करवट लेते हुए देख शीतल की आंखों में नमी एक बार से तैर गई। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि रजत इस वक्त बहुत बेचैन हो रहा है, और ये मानने को तैयार नहीं है कि बेचैनी उसे शीतल को लेकर नहीं हो रही। नशे में होने के बाद रजत इजहार तो कर देता था, लेकिन होश में आने पर इनकार भी कर देता था। काश कभी होश में वो अपने दिल की बात कहता तो शायद ये इतनी प्रॉब्लम्स होती ही नहीं। कुछ देर यूं ही रजत को देखते रहने के बाद वो वापस अपने कमरे में आए और बेड पर लेट गई। जो हाल रजत का था वही हाल शीतल का भी था। वो भी न जाने कब तक यूं ही बेड पर लेटी करवटें लेती रही। फिर आखिर में उसे भी नींद आ गई। सुबह का वक्त स्वीटी हॉल में इधर से उधर दौड़ रही थी और शीतल उसके पीछे पीछे दूध का ग्लास लेकर घूम रही थी। वो स्वीटी को दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्वीटी मान ही नहीं रही थी। रजत सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आया। वो फिलहाल जिम एरिया में था और जिम के बाद उसने अपने रूम में जाने के लिए नीचे हॉल में आ रहा था
क्योंकि उसने रेलिंग से ही शीतल और स्वीटी को देख लिया था। स्वीटी आगे की तरफ भागते हुए बोली, मुझे पकड़ कर दिखाओ एंजल, अगर आपने मुझे पकड़ लिया तो आई प्रॉमिस कि मैं पूरा दूध फिनिश कर लूँगी। शीतल उसे देखते हुए बोली, प्लीज़ स्वीटी बेटा ऐसा मत करो ना, मैं आपको पकड़ने के लिए कब से आपके पीछे पीछे दौड़ रही हूँ, लेकिन आप तो मेरी पकड़ में ही नहीं आ रही हो। ऐसे तो ये दूध नीचे गिर जाएगा। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक रजत उसके सामने आया और वो रजत से टकराकर दूध का गिलास सीधे नीचे गिर गया और नीचे गिरा और साथ ही साथ उसे बचाने के चक्कर में रजत भी उसके ऊपर गिरा। दूध का गिलास जिस तरह से उछला वो सारा शीतल की गर्दन पर भी आकर गिरा। शीतल की दर्द से चीख निकल गई। अगर रजत नीचे गिरता तो शायद उसके चोट ना लगती, लेकिन रजत उसके ऊपर था। वो न सिर्फ अपनी चोट की वजह से परेशान थी, बल्कि रजत का पूरा भार भी उसके ऊपर ही था। वो रजत की तरफ देखकर गुस्से से झिझकते हुए बोली, ऐसे कौन किसी को बचाता है मिस्टर भोसले, आपकी वजह से मेरी कमर टूट गई। रजत गुस्से से घूरते हुए बोला, तो मैंने नहीं कहा था कि सुबह सुबह घर में जॉगिंग करती फिरो, मैंने तो तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। और वैसे भी मुझ पर क्या ब्लेम कर रही हो, खुद किसी काम की नहीं हो, पता नहीं बच्चों को कैसे दूध पिलाया जाता है। शीतल उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोली, ओह रियली, तो आप मुझे सिखा दीजिए ना कि बच्चों को दूध कैसे पिलाया जाता है, फिर मैं भी वैसे ही दूध पिला दूँगी। वैसे भी आप तो बिलौटा जी हो ना, मैंने सुना है कि बिल्ली और बिल्लो दोनों को ही दूध पीना बहुत अच्छी तरह से आता है। रजत दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये बिल्लू बिलौटा कहने की। शीतल मुस्कुराई और बोली, बार बार मिस्टर भोसले बोल बोल कर बोर हो गई हूँ ना, इसीलिए आपका नया नामकरण कर दिया है मैंने। और वैसे भी आपका ये नाम आप पर कितना सूट करता है। देखिए ना, आपकी ये जो ग्रीन आइज़ है ना, इनकी वजह से आप मुझे किसी बिल्ली से कम नहीं लगते। जब देखो म्याऊं म्याऊं करते रहते हैं, आपकी म्याऊं म्याऊं सुनकर तो मैं बोर ही हो गई हूँ। उसकी बातें सुनते हुए रजत को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शीतल खींचते हुए बोली, अब आप मुझ पर से उठने का नाम लेंगे या फिर आपको भी दूध चाहिए। उसकी बात सुनकर रजत की आंखें तो बड़ी ही हो गई। वहीं दूसरी तरफ स्वीटी उन दोनों को देखकर अपने मुंह पर अपना हाथ रखकर हंसते हुए बोली, डैडी एंजल के ऊपर गए। डैडी, आपने तो एंजल की हड्डियां ही तोड़ दी, कितने भारी हैं आप। शीतल स्वीटी की बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, क्या फ़ायदा आपकी जिम करने का मिस्टर भोसले, जब आपकी बेटी आपको भारी भरकम बोल रही है। लगता है कुछ ज़्यादा ही जोर लगाना पड़ेगा अब आपको जिम में। रजत गुस्से से बोला, जोर तो मैं लगाऊंगा, लेकिन जिम में नहीं, कहीं और जब मैं जोर लगाऊंगा ना तो दर्द तुम्हें ही होगा। शीतल मुंह बनाते हुए बोली, ये कैसी बात कर रहे हैं आप मिस्टर भोसले, स्वीटी सामने है। रजत डेविल स्माइल के साथ बोला, स्वीटी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। और क्या कहा था तुमने मुझसे कि मुझे उठने के लिए दूध की ज़रूरत है। तो हाँ सिली गर्ल, अब तो मैं तुम्हारे ऊपर से तभी उठूँगा जब तुम मुझे दूध पिलाओगी। ये बोलते हुए उसकी नज़र शीतल की गर्दन पर टिकी हुई दूध की बूंद पर थी, जो बेचारी कब से उसकी गर्दन पर ही टिकी हुई थी। शीतल उसकी बातें सुनकर हैरान होते हुए बोली, अब चुप रहिए, बच्चों के सामने कुछ भी मत बोलिए, हटिए यहाँ से। क्या दूध दूध लगा रखा है आपने। रजत उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, हाँ, अब अगर मैं बिलौटा हूँ तो दूध तो पीऊँगा ही ना। उसकी बात सुनकर शीतल हैरान रह गई। शीतल को रजत की नज़रें अपने गर्दन पर साफ साफ महसूस हो रही थी। तभी रजत बिना स्वीटी की तरफ देखे बोला, जा स्वीटी बेटा, जाकर दादी माँ और आयांश को बुला कर लेकर आ। स्वीटी तुरंत वहाँ से जाते हुए बोली, ओके डैडी। उसके जाने के बाद शीतल रजत की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर भोसले उठिए ना मेरे ऊपर से, माँ जी अभी आ जाएंगी तो वो हमें इस तरह देखेगी तो उन्हें कैसा लगेगा, प्लीज़ उठ जाइए ना, स्वीटी भी आने वाली होगी, प्लीज़। रजत अपने होठों पर अपनी जीभ गोल घुमाते हुए बोला, नहीं, पहले तो मैं ये दूध पी लूँ। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखों से शीतल की गर्दन से नीचे की ओर इशारा किया तो शीतल की आंखें बड़ी हो गई। वो रजत को रोकती उससे पहले ही रजत उसकी गर्दन पर झुका और उस दूध की बूंद को अपने होठों से लीक करने लगा। शीतल पूरी तरह से सिहर उठी। दूसरी तरफ रेलिंग से लगकर खड़ी प्रिया यह सब कुछ देख रही थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ रेलिंग पर कस
भोसले वो मुंह बनाते हुए बोली, कल जब मैं रायता साफ कर रही थी तो बीच में टांग अड़ा दी। अब देखो मैडम क्या कुछ करवा रही हैं रजत सर से, लेकिन इसे तो अब मैं बताऊंगी। मैं भी देखती हूँ कि ये किस तरह की हरकतें कर मिस्टर रजत भोसले को अपने जाल में फंसाती है। शीतल ने रजत के होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर अपनी आंखें बंद करी। तभी उसे स्वीटी के हंसने की आवाज़ आई तो उसने तुरंत रजत को उसके सीने पर हाथ रख खुद से दूर कर दिया। स्वीटी को देख रजत भी तुरंत उसके ऊपर से उठ गया और गहरी नज़रों से शीतल को देखने लगा, जबकि शीतल उससे अपनी नज़रें चुरा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी रजत के होठ उसकी गर्दन पर चल रहे हो। वही कामाक्षी जी के चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी। उन्होंने ज़्यादा कुछ तो नहीं देखा, लेकिन रजत और शीतल की नज़रों में जो हो रही ताका झांकी है उसे वो उन्होंने देख लिया। वो कुछ सोचते हुए मन ही मन में बोली, लगता है अब इन दोनों से बस की बात नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये बोलते हुए उन्होंने स्वीटी की तरफ देखा और उसे इशारे से अपने पास बुलाया। रजत और शीतल अभी भी तिरछी नज़रों से एक दूसरे को ही देख रहे थे। रजत डाइनिंग टेबल की तरफ आने लगा, तभी स्वीटी उसके पास आई और बोली, डैडी आपको याद है ना कल क्या है? रजत ने हैरानी से उसे देखा और बोला, नहीं तो स्वीटी बेटा। स्वीटी ने मायूसी से अपना चेहरा बनाया, बोले, सच में आपको नहीं याद है डैडी कि कल क्या है? आप इतना स्पेशल डे कैसे भूल सकते हैं? रजत अब हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर मुझे नहीं याद है तो तुम याद दिला दो ना स्वीटी बेटा। उसकी बात सुनकर स्वीटी ने अपना चेहरा घुमाया और बोली, नहीं, मुझे आपको कुछ भी याद नहीं करवाना, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। उसे यूँ गुस्सा होते देख रजत के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। उसने स्वीटी को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठाया और बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल मेरी प्रिंसेस का बर्थडे है? उसकी बात सुनकर स्वीटी की तो आंखें बड़ी हो गई। उसके चेहरे की चमक बता रही थी। शीतल एकटक रजत और स्वीटी को ही देख रही थी। उसे बहुत अच्छी तरह से याद था कि कल स्वीटी का बर्थडे है। हालांकि उसे स्वीटी की बर्थडे पता नहीं थी, लेकिन स्वीटी ने खुद उसे बताया था। स्वीटी मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा कौन सी प्रिंसेस का बर्थडे है? रजत ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके गाल को हल्का सा खींचते हुए बोला, मेरी इस शरारती सी प्रिंसेस का। स्वीटी खिलखिलाकर हंसने लगी और रजत की तरफ देखते हुए बोली, तो फिर आप मुझे बर्थडे की शॉपिंग करवाने लेकर चलो ना डैडी। मुझे बर्थडे की शॉपिंग करनी है, अपने लिए प्रिंसेस वाली ड्रेस भी लेनी है और एंजल और आयांश के लिए भी शॉपिंग करनी है। स्वीटी की बात सुनकर रजत ने नज़रें खुद ब खुद शीतल पर उठ गई। रजत कुछ बोलता उससे पहले ही शीतल बोली, सॉरी स्वीटी बेटा, लेकिन मैं आपके साथ शॉपिंग पर नहीं जा सकती। अभी आयांश छोटा है ना, तो हम उसे मॉल लेकर नहीं जा सकते। आप डैडी के साथ चले जाओ। उसकी बात सुनकर रजत के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। स्वीटी जिद करते हुए बोली, नहीं एंजल, मैं आपको अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। मुझे आपके लिए भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तभी प्रिया वहां आई और रजत की तरफ देखते हुए बोली, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपके साथ चलूं? मैं स्वीटी को अच्छी तरह से संभालूंगी। प्रिया की बात सुनकर रजत के चेहरे पर डेविड स्माइल आ गई। वो तुरंत बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मुझे पता था कि तुमसे बेहतर नैनी की ड्यूटी कोई और कर ही नहीं सकता। लोगों को तो बस शौक होता है, जिम्मेदारी खुद पर लेने की जिम्मेवारी निभानी उन्हें आती ही कहाँ है। शीतल ने मॉल जाने से मना किया तो कर दिया था, लेकिन अब प्रिया को रजत और स्वीटी के साथ जाते देख उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप कामाक्षी जी के रूम में आयांश के पास चली गई। रजत को ऐसा लग रहा था कि प्रिया को उसके साथ जाते देख शीतल को जलेस फील होगा और वो खुद ब खुद स्वीटी को कहेगी कि वो रजत और स्वीटी के साथ जाना चाहती है, लेकिन यहाँ तो शीतल वहाँ से ही चली गई। वो अपने मन में बोला, मैं भी देखता हूँ कि तुम ऐसे कैसे मेरे साथ नहीं जाती, तुम्हें तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊँगा। वो स्वीटी की तरफ देखते हुए बोला, तुम पहले अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो, उसके बाद हम शॉपिंग पर चलते हैं, तब तक मैं आयांश से मिलकर आता हूँ।
ये बोलकर वो स्वीटी को दूसरी चेयर पर बिठाकर वहाँ से शीतल के पीछे पीछे चला गया और उनके जाने के बाद कामाक्षी जी और स्वीटी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों को आंखों ही आंखों में चल रहे इशारे को प्रिया भी देख रही थी और उसे सब अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा था कि यह सब कुछ स्वीटी जानबूझकर कर रही है। उसके चेहरे पर अब अजीबोगरीब एक्सप्रेशन थे और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा है। रजत शीतल के कमरे में आया तो शीतल उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। अब तक वो आयांश के साथ खेल रही थी। आयांश बेड पर लेटा हुआ था और शीतल उसके ऊपर झुकी हुई उसे हंसाने की कोशिश कर रही थी, जिसका रिस्पॉन्स आयांश आया आया की आवाज़ निकाल कर दे रहा था। रजत अंदर आया तो शीतल ने एक नज़र उसे देखा और फिर बस देखती ही रह गई, क्योंकि अंदर आकर रजत ने आयांश को बेड से उठा लिया और उसे अपनी गोद में ले लिया था। शीतल ने फिलहाल कुछ नहीं कहा और वो बेड से उठी और आयांश का सामान समेटने लगी। आयांश के सारे टॉयज जो बेड पर फैले हुए थे। रजत आयांश की तरफ देखते हुए बोला, आपको पता है लिटिल चैन, कल आपकी बिग सिस्टर का बर्थडे है और आज वो डैडी के साथ शॉपिंग पर जा रही है। शीतल ने हैरानी से रजत की तरफ देखा। भला आयांश को ये सब बताने का क्या ही मतलब हुआ और वो कौन सा खुद ड्राइव करके उनके साथ जाएगा। रजत मुस्कुराते हुए आयांश की तरफ देखते हुए बोला, और रियली आपको भी मेरे साथ जाना है? मुझे तो पता ही था कि आप लिटिल चैम्प, आपको भी शॉपिंग करने का बहुत क्रेज होगा ना, आपकी बिग सिस्टर की तरफ। शीतल की आंखें अब फटी की फटी रह गई। आयांश बोलकर बताने की हालत में तो क्या, इशारे से बात करने की हालत में भी नहीं था। लेकिन अब शीतल को रजत की सारी हरकतें समझ में आ रही थी। अब रजत एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोला, ओके तो आपको टॉयज़ लेने हैं ना, डोंट वरी लिटिल चैम्प, डैडी है ना, आपको बहुत सारे टॉयज़ लेकर देंगे। मैं जल्दी से रेडी होकर आता हूँ, फिर हम आपको बिग सिस्टर के साथ शॉपिंग पर लेकर चलते हैं। शीतल तुरंत रजत की तरफ आई और बोली, देखिए मुझे आपके साथ नहीं जाना। रजत ने हैरानी से उसकी तरफ और देखा और बोला, तुम्हें अपने साथ लेकर भी कौन जा रहा है? शीतल मुंह बनाते हुए, अगर आयांश आपके साथ जाएगा तो मुझे भी आपके साथ जाना होगा। रजत तुरंत बोला, ये तुमसे किसने कहा? ऐसी कोई शर्त तुमने खुद से रखी है या फिर तुमने किसी से रखने के लिए कहा है? शीतल चिढ़ते हुए बोली, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आयांश को आपके साथ अकेले भेज दो। मुझे उस प्रिया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। रजत एक गहरी मुस्कान के साथ बोला, तो फिर तुम खुद साथ चलो, वैसे भी तुम मेरे बच्चों की नैनी ही हो, तो जहाँ मेरे बच्चे जाएंगे वहीं पर तुम्हें भी जाना होगा। और मेरे दोनों बच्चों की शॉपिंग पर जाना चाहते हैं तो तुम्हें तो उनको ख्याल रखने के लिए उनके साथ चलना ही होगा। शीतल रजत की सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। वो भी जल्दी से बोली, आप मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। रजत डेविड स्माइल के साथ बोला, तुम्हें मैं लेकर भी नहीं जा रहा, मैं तो मेरे बच्चों की नैनी को लेकर जा रहा हूँ। अगर तुम इस जॉब से रिज़ाइन दे रही हो तो बेशक से दे सकती है, उसके बाद फिर तुम्हारे मेरे बच्चों के आसपास आने की भी ज़रूरत नहीं। शीतल की अब गुस्से से मुट्ठियाँ कस गई और लगभग वो चिल्लाते हुए बोली, ओके फाइन, मैं जा रही हूँ आपके साथ। दीजिए आयांश को, मुझे उसका डायपर भी चेंज करना है और उसे फीड भी कराना है। आयांश को फीड कराने के नाम से रजत को वो पल वापस याद आया जब शीतल के गर्दन पर वो दूध की बूंदें टिकी हुई थी और रजत ने उन्हें अपने होठों से लिक किया था। वो एक शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, वैसे दूध तो पीने का मन मेरा भी कर रहा है। शीतल का दिल जोरों से धड़क उठा। रजत की ये डबल मीनिंग बातें उसे बहुत परेशान कर रही थी। उसने तुरंत अपना चेहरा घुमाया और बोली, जाकर किचन में बड़े बड़े पतीले भरे होंगे, मुँह लगाकर पी लीजिए बेशक से। रजत की वो शरारती मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वो शीतल के ऊपर थोड़ा झुका और बोला, मुँह लगा कर तो कहीं और से भी पिया जा सकता। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही शीतल ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और हल्के से दांत पीसते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? स्वीटी ने अगर ये सब सुन लिया तो, अगर कोई और आ गया तो? उसके चेहरे पर जो इस वक्त बेचैनी थी वो एकटक देखते हुए रजत के चेहरे पर गहरे सेडक्टिव से स्माइल आ गई थी। शीतल को अब रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रही है, तो उसने तुरंत अपना हाथ रजत के होठों से हटा लिया।
रजत ने आयांश को बेड पर लिटाया और फिर शीतल की तरफ देखते हुए बोला, मेरे लिटिल चैम्प को अच्छे से फिट कराना, अगर उसने मुझे शिकायत लगाई तो तुम जानती हो ना कि मैं क्या। वो बोलते बोलते ही चुप हो गया था और उसकी नज़रें जहाँ पर थी वो चीज़ महसूस कर शीतल ने हल्का सा खुद को घुमा लिया। रजत की नज़रें ही उसे सिहरने पर मजबूर कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट लिए रजत वहाँ से चला गया और शीतल उसकी बातों में सोचकर मुस्कुराने लगी। लेकिन अचानक ही रजत की जब कड़वी बातें उसके जहन में ताज़ा हुई तो उसकी वो मुस्कुराहट ही गायब हो गई। वो कुछ सोचते हुए बोली, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्टर भोसले कि आप जानबूझकर अपने साथ मुझे लेकर जा रहे हैं ताकि वहाँ पर भी आप मुझे परेशान कर सकें, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूँगी। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मुझे अब आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अब मैं खुद को आपके किसी भी बात से इफ़ेक्ट नहीं होने दूँगी। कुछ देर बाद रजत अपने रूम से तैयार होकर निकला तो उसकी नज़र हॉल में तैयार खड़ी शीतल पर गई, जिसके साथ ही अयांश और स्वीटी भी थे। रजत के चेहरे पर एक बार फिर से हल्की सी स्माइल आ गई। शीतल, स्वीटी और अयांश को लेकर बाहर की तरफ आई तो देखा कि रजत के साथ साथ प्रिया भी बाहर आ रही थी। शीतल, स्वीटी और अयांश को लेकर बैक सीट पर बैठ गई। तभी प्रिया आगे की सीट पर बैठी तो शीतल की आंखें ही बड़ी हो गई। जब शीतल साथ चल रही थी तो रजत को प्रिया को अपने साथ लेकर जाने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन शीतल को पता था कि ये वो सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, इसलिए उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। लेकिन उसके चेहरे पर जो चिढ़ भरे एक्सप्रेशन थे वो रजत को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे थे। प्रिया मुस्कुराते हुए रजत को देख रही थी। रजत ने गाड़ी का मिरर सेट किया और शीतल की तरफ देखा तो शीतल ने तुरंत अपना चेहरा विंडो की तरफ घुमा लिया। रजत के चेहरे पर एक बार फिर से डेविल स्माइल आ गई। वो मन ही मन में बोला, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक मुझे इग्नोर कर सकती हो सिली गर्ल, देखता हूँ कब तक तुम ड्रामा करती रहोगी कि तुम्हें मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ गियर बॉक्स पर रखा और थोड़ा सा प्रिया की तरफ किया, जिसकी वजह से उसका हाथ प्रिया से थोड़ा टच हो गया। प्रिया के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। उसने भी तुरंत अपना हाथ रजत की तरफ बढ़ा दिया। शीतल, जिसने अयांश को देखने के लिए अपना चेहरा फिर से घुमाया, तो जब उसकी नज़र सामने उन दोनों के हाथ पर गई तो उसने अपनी तिरछी नज़रों से रजत को देखा। रजत ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। कुछ देर बाद गाड़ी उनकी मॉल के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और गाड़ी से बाहर निकलते ही शीतल ने पहले स्वीटी को संभाला और फिर इतने में प्रिया ने आयांश के लिए ट्रॉली सेट की। शीतल, स्वीटी और आयांश को लेकर पीछे पीछे चल रही थी और रजत और प्रिया दोनों आगे आगे चल रहे थे। उन दोनों को एक साथ देखकर शीतल पूरी तरह से उन दोनों को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल तो दिल ही था। वो चाहकर भी उन दोनों पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। स्वीटी भागते हुए रजत के पास आई और बोली, डैडी डैडी, मुझे पहले टॉयज़ की शॉपिंग करनी है, पहले हम टॉयज़ वाली शॉपिंग पर चलेंगे। रजत ने उसे अपनी गोद में उठाया और फिर उसे सामने ही टॉयज़ स्टोर की तरफ लेकर बढ़ गया। शीतल का तो बहुत मन कर रहा था कि अयांश के लिए कुछ टॉयज़ लेने का, लेकिन वो उस स्टोर के बाहर ही खड़ी रही। लेकिन स्वीटी खुद ब खुद अपने लिए और अयांश दोनों के लिए बहुत सारे टॉयज़ ले रही थी। कुछ देर बाद जब टॉयज़ की शॉपिंग पूरी हो गई तो रजत स्वीटी को लेकर उससे उसकी फेवरेट प्रिंसेस ड्रेस दिलाने के लिए आया। वह एक डिज़ाइनर स्टोर था जहाँ पर बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत आउटफिट्स मिल रहे थे। रजत स्वीटी के लिए ड्रेस तो सिलेक्ट कर रहा था, लेकिन जो ड्रेस वो सिलेक्ट कर रहा था वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। शीतल ने आयांश की तरफ देखा, फिर प्रिया की तरफ देखते हुए बोली, तुम आयांश का ख्याल रखना। ये बोलते हुए वो रजत और स्वीटी की तरफ आई और रजत के हाथों में पकड़ी हुई ड्रेस लेकर बोली, ये क्या सेलेक्ट कर रहे हैं आप परी के लिए? आप जानते भी हैं इस ड्रेस को पहनकर स्वीटी कितनी अनकंफर्टेबल होगी। रजत उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, ओह रियली, अब तुम मुझे बताओगी कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं। रजत तुरंत बोला, एक तो एटीट्यूड दिखाना बंद कीजिए,
सिर्फ ड्रेस की बात कर रही हूँ मैं, फालतू में 5 की बात के लिए 5,000 रुपये का एटीट्यूड दिखाना ज़रूरी नहीं है। रजत उसकी तरफ देखता ही रह गया। शीतल ने वो ड्रेस वापस काउंटर पर रखी और फिर एक दूसरी ड्रेस उठाई जो कि कॉटन फैब्रिक में थी और उसे स्वीटी की नेक पर लगाकर देखने लगी। वो ड्रेस स्वीटी पर बहुत अच्छी लग रही थी। रजत तुरंत बोला, मुझे इस ड्रेस का कलर पसंद नहीं। शीतल ने भी उसकी तरफ देखा और धीमे से बोली, मुझे आप नहीं पसंद, लेकिन एडजस्ट कर रही हूँ ना, तो चुप रहिए। उसकी बात सुनकर जहाँ रजत को गुस्सा आने लगा वहीं स्वीटी खिलखिलाकर हंसने लगी। स्वीटी को अपने ऊपर हंसते हुए देख अब रजत भी अपने गुस्से पर कंट्रोल करता हुआ बोला, ओ दीदी, एडजस्ट मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तो दूर रहना, शक्ल देखना भी मुझे पसंद नहीं। सिर्फ बच्चों के लिए मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। शीतल ने अब आगे कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि वो जितना बोलेगी उतना ही ज़्यादा रजत आगे से उसे जवाब देगा। उसने स्वीटी के लिए अपनी पसंद से कुछ ड्रेस सेलेक्ट की और फिर पेमेंट काउंटर की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर उसके कदम एकदम से रुक गए। उसके पास तो पेमेंट थी ही नहीं। उसने वापस रजत की तरफ देखा तो रजत के चेहरे पर डेविड स्माइल थी। वो आंखों में उसे चिढ़ा रहा था। शीतल वापस रजत के पास आई और अपनी पसंद की सारी ड्रेस वापस काउंटर पर रखते हुए बोली, आप पसंद कर लीजिए, आपको जो करना है। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ में मायूसी साफ नजर आ रही थी। तभी रजत सेल्स गर्ल को देखते हुए बोला, इन्होंने जो भी सिलेक्ट किया है वो सारे पैक कर दीजिए। शीतल ने तुरंत नजरें उठाकर रजत की तरफ देखा। स्वीटी खुश होते हुए थोड़ा आगे चली गई। शीतल रजत की तरफ देखते हुए बोली, जब मेरी पसंद आपको पसंद ही नहीं तो फिर क्यों पेमेंट की? गलती तो मेरी है, मुझे कुछ भी पसंद करने का हक ही नहीं था। आप अपनी पसंद से जो लेना है वो ले सकते हैं। ये बोलकर शीतल वहाँ से जाने लगी। अचानक ही रजत ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपने करीब खींच लिया। शीतल एकदम से हैरान रह गई। वो इस वक्त एक स्टोर पर थे और रजत की ये हरकत ने अचानक से उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। उसने अपने आसपास देखा, कुछ लोग उन्हें देख रहे थे, कुछ लोगों की नज़रें झुकी हुई थी। शीतल रजत की तरफ देखते हुए बोली, छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? लोग देख रहे हैं हमें। रजत एटीट्यूड से बोला, देखते हैं तो देखने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात इन आउटफिट्स की, तो तुम्हारे लिए इन्हें सिलेक्ट नहीं किया, मेरी स्वीटी के लिए किया। मेरी स्वीटी को तुम्हारी पसंद है, तो बस इसीलिए इन्हें फाइनल किया। बाकी किसी वहम में मत रहना। शीतल ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखते रही। रजत ने उसे छोड़ और फिर बाहर की तरफ निकल गया। शीतल भी उसके पीछे बाहर की तरफ गई। शीतल को लगा कि अब टॉयज़ और स्वीटी और आयांश की शॉपिंग पूरी हो चुकी है, तो अब उन्हें वापस घर चलना चाहिए। लेकिन तभी रजत प्रिया की तरफ देखते हुए बोला, वैसे कल पार्टी है तो शायद आपके पास पार्टी की आउटफिट्स नहीं होंगी। अगर आप चाहे तो हम आपके लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं। प्रिया का चेहरा रजत की बात सुनकर तो खिल गया। वो तुरंत बोली, अगर आप करवाना चाहे तो ज़रूर। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट फैल रही थी उसे देख शीतल एक बार फिर से चिढ़ गई। उसे इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी कि रजत उसे शॉपिंग करवा नहीं रहा, लेकिन उसे इस बात से प्रॉब्लम थी कि रजत सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए प्रिया के साथ ये सब हरकतें कर रहा है और इन सब चीज़ों से प्रिया को मौका मिल रहा है। अब वो सब एक दूसरे स्टोर में आए जहाँ पर लड़कियों के लिए डिज़ाइनर आउटफिट्स है। रजत प्रिया को अपने लिए आउटफिट सेलेक्ट करने के लिए कह रहा था और शीतल इधर उधर घूमते हुए ऐसे ही आउटफिट्स देख रही थी। उसे अपने लिए कुछ भी नहीं लेना था। वो नहीं चाहती थी कि वो रजत से कोई भी एहसान ले। स्वीटी शीतल के पास आई और उसका हाथ खींचकर बोली, एंजल आप भी तो कुछ अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करो ना। शीतल हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं स्वीटी बेटा, मेरे पास बहुत सारी ड्रेस है, कल मैं उनमें से ही कोई पहनूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। अभी ये बोल ही रही थी कि उसके कानों में एकदम से रजत की आवाज़ सुनाई दी, जिसने अपने हाथों में एक ड्रेस पकड़ी हुई थी और उसे देखते हुए बोल रहा था, परफेक्ट। वो एक ब्लैक कलर का गाउन था जो सच में एक एक्सक्लूसिव पीस लग रहा था। शीतल को ऐसा लग रहा था जैसे रजत उसे देखते हुए उस ड्रेस को परफेक्ट बोला था। लेकिन तभी रजत ने उस ड्रेस को प्रिया के कंधों पर लगाया और बोला, ये ड्रेस तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
उस ड्रेस को देखते हुए प्रिया की आंखें हैरत में फल गई। उसका प्राइस टैग उस ड्रेस के साथ लगा हुआ था जो 5 लाख की थी। तो वो मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच सर, आप मुझे इतनी अच्छी ड्रेस लेकर दे रहे हैं, ये सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तभी रजत तुरंत बोला, ये ड्रेस लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी बात सुनकर प्रिया जितनी हैरान हुई उससे भी ज़्यादा हैरान शीतल हुई कि आखिर वो ड्रेस रजत प्रिया के लिए नहीं ले रहा है तो और किसके लिए ले रहा है। रजत ने एक बार फिर से शीतल की तरफ देखा तो उसने उसकी खुद की नज़रें खुद पर महसूस कर शीतल को कुछ होने लगा। न चाहते हुए भी उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। वो तुरंत वहाँ से दूसरी तरफ घूम गई। रजत के चेहरे पर डेविड स्माइल आ गई। उसने सेल्स काउंटर पर रखे लड़के को वो ड्रेस दी और पैक करने के लिए कहा। प्रिया रजत की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन सर आपने तो कहा था कि आप मुझे ड्रेस लेकर दे रहे हैं। रजत बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तो मैंने तुमसे कब मना किया, तुम्हें जो ड्रेस पसंद आती है तुम वो ले लो ना। लेकिन रजत भोसले की चॉइस तुम पहनोगी ऐसा तो मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था। रजत भोसले की चॉइस उसकी ही तरह बेहद ख़ास है और सिर्फ ख़ास लोगों के लिए होती है। ये बात बोलते हुए रजत की नज़रें एक बार फिर से शीतल की तरफ थी और शीतल अपने सामने लगे मिरर से रजत की नज़रें खुद पर ही महसूस कर सकती थी। प्रिया रजत की बात सुनकर पूरी तरह से चिढ़ गई। एक तो उसकी बातों से उसका खून जल रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी नज़रें जो शीतल पर थी वो उसका खून और भी ज़्यादा जला रही थी। रजत शीतल के पास आया और उसे देखकर बोला, तुम अपने लिए कुछ नहीं लोगी क्या? शीतल ने बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अगर होगी तो भी मैं खुद मैनेज कर लूँगी, आपको मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। रजत तुरंत बोला, तुमसे किसने कहा फिक्र कर रहा हूँ मैं तो सिर्फ अपने एम्प्लॉय को पूछ रहा था कि उसे कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। शीतल मुंह बनाते हुए, अपने एम्प्लॉय को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो खुद मैनेज कर लेगा। मैं ऐसे एम्प्लॉयज़ नहीं हूँ जो बार बार किसी चीज़ के लिए अपने बॉस के आगे पीछे घूमते फिरूँ, खुद से हर एक चीज़ हैंडल करना आता है मुझे। ये बोलकर शीतल दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने अयांश के ट्रॉली को अपने हाथों में ले लिया और अब वो उस स्टोर से बाहर चली गई। तो दोस्तों ये कहानी अब मैं यहीं रहने देती हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।